हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आप सबको पता है कि 5 जनरेशन है कंप्यूटर्स के। ये जो लास्ट जनरेशन है, 5th जनरेशन, वो अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा क्योंकि ये अंडर प्रोसेस है, अंडर डेवलपमेंट है। ये जो 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, ये कौन से कंप्यूटर के जनरेशन पढ़ने हैं याद रखना। ये पढ़ने हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के जनरेशंस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में ही चेंजेस हुए, जनरेशंस हुए, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हुए, वेरिएशंस हुए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। इस बात को समझो। इस दुनिया में पहले मैकेनिकल कंप्यूटर आते हैं, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर आते हैं। मैकेनिकल और इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर में कोई जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नहीं पढ़ना आपको। क्यों? क्योंकि इनमें कोई चेंजेस नहीं आए, कंप्यूटर में एवोल्यूशन नहीं हुआ, कंप्यूटर का वेरिएशंस नहीं हुए, कंप्यूटर के डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ कंप्यूटर का, तो ये आप नहीं पढ़ते हो। लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आए, और पहला जनरेशन तो स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से, जब से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आए तब से ही उनके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रिकॉर्ड किए गए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में जो चेंजेस आ गए उनको रिकॉर्ड किया गया अलग अलग जनरेशंस में। ठीक है, और वही हमें पढ़ना है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की दुनिया का के वेरिएशंस, चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मेजर चेंजेस। अब ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। मैंने बोला हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ज्यादा चेंजेस आए इस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में, वही हम देखेंगे जनरेशन टू जनरेशन क्या चेंजेस आए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। यह है आपका हार्डवेयर, यह है आपका सॉफ्टवेयर। थोड़ा सा बताऊंगा मैं, समझो इस बात को। देख लीजिए, सबसे पहले ये जो पहला वाला ये है जनरेशन। उसके बाद स्विचिंग डिवाइस, हार्डवेयर, उसके बाद स्टोरेज स्पीड, ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, और लास्ट में एप्लीकेशंस और कंप्यूटर के टाइप्स भी। यहां पे कंप्यूटर के टाइप्स भी लिखे हैं। ओके, एप्लीकेशंस और साथ में कंप्यूटर के टाइप्स। अब यही हम पढ़ेंगे। जनरेशन तो पता है आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 जनरेशन हुए। स्विचिंग डिवाइस हार्डवेयर क्या होता है याद रखना। हार्डवेयर भी पता है आपको, जिसको आप टच कर सकते हो वो है हार्डवेयर। लेकिन स्विचिंग डिवाइस क्या होता है? स्विचिंग डिवाइस होता है हार्डवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर, या आप ऐसे समझो, कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर स्विचिंग डिवाइस होता है। कंप्यूटर का हार्ट, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस, उसको बोला जाता है स्विचिंग डिवाइस। कंप्यूटर का मेन पार्ट हार्डवेयर, मेन हार्डवेयर शॉर्ट में। स्विचिंग डिवाइस क्यों, ये नाम क्यों? क्योंकि आपको पता है स्विच क्या करता है, ऑन ऑफ, मतलब 0 1, ऑफ ऑन 0 1। कंप्यूटर स्विच भी यही करता है ना। कंप्यूटर एक्चुअली 0 1 ही समझता है, वो आपकी और मेरी भाषा नहीं समझ सकता। स्विचिंग डिवाइस इसी 0 1 को प्रोसेस करता है कंप्यूटर में। ठीक है, अब 0 क्या है, 1 क्या है? 0 और 1 ये 2 बिट्स है आपके सामने। 0 भी बिट है, 1 भी बिट है। अगर 4 हो, 0 0 1 1 या कुछ भी 0 1 1 या 1 1 0 कुछ भी, 4 हो, 4 बिट्स को बोला जाता है निबल। अगर 8 हो, 0 1 0 1 कुछ भी, अगर 8 हो तो उसको बोला जाता है बाइट। ठीक है, पढ़ेंगे हम ये आगे। 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट्स 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट्स 1 गीगाबाइट। अब ये 1024 क्यों है, 1000 क्यों नहीं है, 1024 ही क्यों है, ये भी हम समझेंगे। हर एक बात समझेंगे। स्विचिंग डिवाइस क्या होता है इसको समझो। हार्डवेयर सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, ये हम पढ़ेंगे आगे कौन कौन सी जनरेशन में कौन कौन सा स्विचिंग डिवाइस है। स्टोर मतलब आप स्टोर कर सकते हो कंप्यूटर में 0 और 1 की फॉर्म में, और स्पीड मतलब कितनी प्रोसेसिंग स्पीड है। ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना, सॉफ्टवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये याद रखना। या कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या सॉफ्टवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इस तरह याद रखो, कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर स्विचिंग डिवाइस। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां तक तो समझ गए, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, और लैंग्वेज भी आपको समझनी है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो कंप्यूटर लैंग्वेज से बनाएंगे ना, सॉफ्टवेयर किससे बनाएंगे, लैंग्वेज से। वो लैंग्वेज भी आपको समझनी है इसी में। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैसे कंप्यूटर पहले थे, क्या फीचर्स थे उनके, और बाद में जो कंप्यूटर्स, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो ये है ना, ये आपको अलग अलग स्टेज में नहीं पढ़ना है, इसमें अलग अलग नहीं पढ़ना। ये बस आपको पढ़ना है पहले कैसे थे, और फिर लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में
कैसे थे, ठीक है। पहले जनरेशन वाले कंप्यूटर कैसे थे, लास्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर कैसे है थे, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। लास्ट में एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस तो पढ़ोगे आप कौन से पर्पस के लिए, साइंटिफिक, कमर्शियल, लेकिन बीच में कौन से कंप्यूटर, कंप्यूटर के नाम भी, एग्जांपल्स, एप्लीकेशंस एंड एग्जांपल्स यहां पे लिखना आप, ओके, कंप्यूटर के एग्जांपल्स। अब याद रखना, स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसी के रिलेटेड में ये सारी चीजें हैं। हार्डवेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से बाकी सब है, ट्रांजिस्टर्स की वजह से बाकी सब है, उसी तरह उसके बाद आते हैं आईसीज, उसकी वजह से बाकी सब है, उसी के बाद आते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स, उसी की वजह से बाकी जनरेशन में सब कुछ है। उसके बाद आते हैं वीएसएलआई या आप कैसे तो बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स एक ही पार्ट पे, उसी की वजह से बाकी सब है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहली लाइन आपकी स्विचिंग डिवाइस पढ़ेंगे हम, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब स्टार्ट होता है सर, आपके सामने है, देख लीजिए। 1945 से 55 तक, कुछ बुक्स लिखती हैं 43, 44, 45, 46, लेकिन आपका अंदाजा सिर्फ होना चाहिए, एग्जाम में ये सवाल नहीं आ सकता। ये भी नहीं याद रखना, कुछ भी नहीं याद रखना, लेकिन थोड़ा अंदाजा रखो। 1955 से 45 से 55, सॉरी 45 से 55 याद रखना। 45 और 55 के दरमियान 48 का डेट आता है, 1948। इस 1948 पे एक बंदा होता है जिसका नाम है वॉन न्यूमैन। ये दुनिया में पहला कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बनाता है। पहला कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कौन बनाता है, वॉन न्यूमैन ने। कब, 1948 में। किस जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में, याद रखना। अब पहली जनरेशन की बात करें तो स्विचिंग डिवाइस क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर फर्स्ट जनरेशन में था वैक्यूम ट्यूब। याद रखना, वैक्यूम ट्यूब सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर है। वैक्यूम ट्यूब क्या था, इस तरह का ट्यूब था, बीच में वैक्यूम था, ठीक है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते थे, इसके बीच में बहुत ज्यादा हीट लेता था। याद रखो, इसको मैं कनेक्ट करता हूं इसके साथ। वैक्यूम ट्यूब क्या होता था, बड़ा होता था, जिसकी वजह से कंप्यूटर जो बने वो नॉन पोर्टेबल थे, एक जगह से दूसरी जगह आप नहीं पहुंचा सकते उसको। वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते थे, तभी तो एसी रूम्स में इनको रखा जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स इनपुट पावर का, पावर सप्लाई बहुत ज्यादा लेता था। वैक्यूम ट्यूब्स प्रोसेसिंग स्लो होती थी उनकी, वो कॉस्टली होते थे, और उनमें प्रोसेसिंग होती थी सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग क्या है, समझ आएगा आपको। अगर ए बी सी डी 4 काम आपने दिए कंप्यूटर को, तो सीक्वेंस में करेगा, पैरेलल में नहीं करेगा। ए को पहले करेगा, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, पैरेलल में नहीं करेगा। ए को भी, बी को भी, सी को भी, डी को भी साथ साथ नहीं करेगा, ओके। ये पहले कंप्यूटर्स थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। लेकिन अब मैं सेकंड और थर्ड और फोर्थ तक, सेकंड और थर्ड तक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको ये याद रखना है, अगर सवाल आए सेकंड जनरेशन में बड़ा था कि पहले में था, या आपको लिखना है पहले में बड़ा था। सेकंड में पोर्टेबल ज्यादा था कि आपको नॉन पोर्टेबल पहले में था, सेकंड में थोड़ा सा पोर्टेबल था। हीट कौन करता है जनरेट ज्यादा, ये कि ये सर पहला वाला हीट करता है ज्यादा पावर पहला वाला, सेकंड से, थर्ड से, सेकंड थर्ड से, इसी तरह आपको समझ में आएगा। आगे भी रुको, मैं समझाऊंगा। लास्ट पे आपको समझना है, इस बात को मैं समझाऊंगा साथ साथ, रुको अभी। लास्ट में आपको ये याद रखना है कि लास्ट में कहा, अभी तो ये और ये पढ़ना बाकी है भाई। अब देखो, स्टोर, जो पहला जनरेशन का कंप्यूटर था वो स्टोर करता था मैग्नेटिक ड्रम्स में अपना 0 और 1, मतलब जो अपना डाटा है शॉर्ट में। स्पीड अप्रोक्सीमेटली 300 माइक्रो सेकेंड्स थे। माइक्रो सेकेंड क्या होता है, माइक्रो सेकेंड का मतलब होता है 10 रेज पावर -6 सेकेंड्स। 10 रेज पावर -6 सेकेंड्स का मतलब क्या होता है, 5 जीरो, पॉइंट के बाद 5 जीरो, पॉइंट 00000 और 1, इतने सेकेंड्स, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। उसके बाद ये जो फर्स्ट जनरेशन, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज करता था उसको बोलते थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता था। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से हम पढ़ेंगे, लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अगर ए बी सी डी ई एफ काम दिया गया है कंप्यूटर को, तो बैच में ये कंप्यूटर इसको प्रोसेस करेगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या करेगा, पहले ए को खत्म करेगा, सीक्वेंस में चलेगा प्रेफरेंस के हिसाब से, फिर दूसरी प्रेफरेंस आएगी इसकी, इसको भी खत्म करेगा इस टास्क को, फिर ये वाला टास्क खत्म करेगा, फिर ये वाला टास्क खत्म करेगा। जो मैंने अभी समझा आपको, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सीक्वेंशियली प्रोसेस करता है, सीक्वेंशियल टास्क को प्रोसेस करता है, याद रखना, ओके।
अच्छा, अब उसके बाद आपको समझना है कि और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए लैंग्वेज की तो जरूरत पड़ती है। जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई फर्स्ट जनरेशन में वो है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है। अब ये समझो, आप याद रखना, इधर समझाऊंगा, याद रखना, लो लेवल लैंग्वेज में दो चीजें आपको याद रखनी, एक है मशीन कोड और है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये दोनों के दोनों लो लेवल लैंग्वेज है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ये थोड़ा आसान होता है। उसके बाद लो लेवल लैंग्वेज के बाद हाई लेवल लैंग्वेज आता है जो कि बहुत ही आसान है। सबसे मुश्किल मशीन लैंग्वेज। क्यों? मशीन लैंग्वेज आप पता कैसे देते हो? आपको जब प्रोग्रामिंग करते हो ना, आप लिखते हो 001, अगर आपको हेलो लिखना होगा, HELLO, आप लिख लो 0010001111100। कौन रखेगा याद हेलो के बदले इतना 00 और 111 रखना? ऐसा मशीन लैंग्वेज में आपको करना पड़ता था प्रोग्रामिंग। असेंबली लैंग्वेज में थोड़े से लगते थे कैरेक्टर्स हल्के हल्के, और हाई लेवल लैंग्वेज तो बहुत कुछ लगता है, स्टॉप लगता है, ऑल लगता है, हॉल्ट लगता है, बहुत कुछ लगता है ऐसे हाई लेवल लैंग्वेज में। हम आगे पढ़ेंगे। मतलब कि पहली लैंग्वेज बहुत मुश्किल थी, उसमें सिर्फ 01 मशीन कोड आपको लिखना पड़ता था लैंग्वेज में। उतना कौन याद रखेगा? आपको हेलो तक याद नहीं रहा। तो मशीन लैंग्वेज जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज है, वो सिर्फ 0 और 1 में उसको प्रोसेस उसको करना पड़ता था, रिकॉर्ड 0 और 1 में वो लैंग्वेज यूज करनी पड़ती थी। तो 0 और 1 मतलब बाइनरी, तो ये बहुत डिफिकल्टी थी, बात खत्म। उसके बाद मैंने आपको समझाया पहले कंप्यूटर कैसे थे, और हम बाद में समझेंगे लास्ट में कंप्यूटर कैसे कैसे आए। इसी का अपोजिट है। लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा, पहले लार्ज थे ना, लास्ट में स्मॉल थे। पहले नॉन पोर्टेबल, फिर कम पोर्टेबल, फिर पोर्टेबल, सॉरी। पहले ज्यादा हीट जनरेट करते थे, फिर कम हीट। पहले ज्यादा पावर लेते थे, फिर कम पावर। पहले मैंने ऊपर लिखा स्लो, यहां पे फास्ट। ऊपर मैंने लिखा मतलब कॉस्टली, यहां पे मैंने चीप लिखा। ऊपर मैंने लिखा कि एसी रूम्स में रखा जाता है फैंस को, यहाँ पे सॉरी कंप्यूटर्स को, यहाँ पे मैंने लिखा फैंस कंप्यूटर के साथ होते थे। ऊपर मैंने लिखा सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, यहाँ पे मैंने लिखा सीक्वेंस में भी और पैरेलल में भी प्रोसेसिंग होती है। जितने जितने जनरेशन कंप्यूटर आए उतना उतना ये सब आया, और वो सब खत्म हो गया जो आपने ऊपर पढ़ा। ठीक है, ओके। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कहां पे ये यूज होता था? याद रखना, साइंटिफिक पर्पसेस के लिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज होता था। क्या एग्जांपल्स है कंप्यूटर के? इनैक, इडसैक, यूनिवैक, IBM। ये चार आपको याद रखने हैं। बाकी सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन का कोई मत याद रखो, कोई बात नहीं। लेकिन ये चार इसलिए याद रखने हैं क्योंकि ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में भी आते हैं। लास्ट पे जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, जो मैंने आपको पढ़ाया भी, इनके फुल फॉर्म मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी पढ़ाया हुआ है। लेकिन एक बात याद रखना, ENIAC, ई क्या मतलब इलेक्ट्रॉनिक, तो ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। EDSAC, एस का मतलब स्टोरेज, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका जबरदस्त स्टोरेज था, ठीक है, जो स्टोर करता था परमानेंटली मेमोरी में। यू का मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब जनरल, जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। बी का मतलब बिजनेस, तो ये बिजनेस के लिए यूज होता था, IBM सीरीज। लेकिन याद रखना, IBM 650 को बिजनेस के लिए यूज किया गया था पहले, लेकिन बाद में इसको साइंटिफिक पर्पस के लिए लगाया गया, ठीक है। तो कहीं कहीं IBM आपको देखने को मिलेगा बिजनेस में, लेकिन मोस्टली ये, और IBM सीरीज की जो बाकी है ना, बाकी कंप्यूटर्स वो ज्यादातर कमर्शियल। देखो ना, IBM बाद में भूचाल लाता है। भूचाल मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स निकालता है, ये 1830 भी, 1967 भी, कितना लिखूं अब मैं। तो IBM फिर बाद में कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन पहला IBM थोड़ा सा साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होता था। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेकंड जनरेशन से। अब इजी लगेगा आपको क्योंकि पहला जनरेशन रिपीट हो जाएगा ना बार बार थोड़ा थोड़ा। सेकंड जनरेशन 1955 से 64, जल्दी जल्दी हम करेंगे। सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज नहीं हुए एज स्विचिंग डिवाइस, ट्रांजिस्टर यूज हुए। अब 0 और 1 में प्रोसेस कौन करता है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को किसने बनाया? बेल लेबोरेटरी ने। अब वैक्यूम ट्यूब्स को किसने इन्वेंट किया वो मैंने यहां पे नहीं लिखा है, भूल गए मैं लिखना। आप लिखना एम्ब्रोसी फ्लेमिंग या ए फ्लेमिंग लिखो, ए फ्लेमिंग, FLEMING। आप अपने नोट पे लिखना ए फ्लेमिंग, एम्ब्रोसी फ्लेमिंग। ओके, ये वैक्यूम ट्यूब्स को इसी ने इन्वेंट किया। ट्रांजिस्टर्स को किसने किया? बेल लेबोरेटरीज ने। ट्रांजिस्टर्स जब आए सेकंड जनरेशन में, तो सेकंड जनरेशन में देखा गया मैग्नेटिक कोर प्राइमरी मेमोरी में यूज होती थी, मैग्नेटिक डिस्क्स एज सेकेंडरी मेमोरी यूज होती थी। इसका मतलब क्या है प्राइमरी सेकेंडरी? याद रखना, CPU
या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या जो स्विचिंग डिवाइस है जिसके साथ वो डायरेक्ट लिंक्ड है जिस मेमोरी के साथ, उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। जिस मेमोरी के साथ प्रोसेसर डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ये हमको आगे भी पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी अच्छे से, ठीक है। तो समझो इसको, पहले प्राइमरी मेमोरी मतलब प्रोसेसर डायरेक्टली लिंक्ड टू मेमोरी, मैग्नेटिक कोर था, प्रोसेसर इनडायरेक्टली लिंक्ड टू मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क था सेकेंडरी मेमोरी। 10 माइक्रोसेकंड्स तक अप्रॉक्सीमेटली ये प्रोसेसिंग स्पीड थी इसकी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसका यूज होता था उसका नाम था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच नहीं, अब ABCD आपने दिया तो आप बैच में नहीं चलेगा, पहले ये 1 घंटा लगाएगा, फिर ये 1.5 घंटा लगाएगा, फिर 4 घंटे में ये होगा, फिर इसकी बारी बेचारे को शाम को आएगी इस टास्क की। अगर 4 काम दिए गए हैं कंप्यूटर को ABCD, टाइम शेयरिंग का मतलब इसका स्पेसिफिक टाइम 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 अलग अलग टाइम होगा अलग अलग टास्क के लिए, उसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग। मल्टीटास्किंग भी है ये। मल्टीटास्किंग मतलब कि एक टास्क एक टाइम में, एक टास्क मतलब फॉर एग्जांपल ये 2 सेकंड में होगा, ये 3 सेकंड में होगा, ये 4 सेकंड में होगा, ये 5 सेकंड में होगा, लेकिन एट अ टाइम भी होगा, ठीक है, समझा, एट अ टाइम भी होगा। मल्टीटास्किंग भी था ये। 2 सेकंड ये अपने लेगा, ये 3 सेकंड अपने लेगा, ये 4 सेकंड अपने लेगा, ये 5 सेकंड अपने लेगा, लेकिन मल्टीटास्किंग एट अ टाइम भी होगा। लेकिन हमें ये पढ़ना है, टेंशन नहीं, एक ही साथ क्या मैं पढ़ाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको, किस तरह पढ़ाऊंगा, बैच प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग, बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा अलग से। चलो ठीक है, टाइम शेयरिंग मतलब थोड़ा सा एफिशिएंट हुआ मॉडल। असेंबली लैंग्वेज को इसने यूज किया। अब मुझे बता, अभी मैंने बोला लो लेवल लैंग्वेज 2 तरह के हैं, एक है मशीन लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लैंग्वेज। ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज ही है, लेकिन सेकंड जनरेशन में लैंग्वेज सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज ही यूज नहीं हुई, हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज हुई। जैसे फॉर्ट्रैन, अल्गोल, लिस्प, कोबॉल, इनकी फुल फॉर्म है फॉर्ट्रैन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, अल्गोल अल्गोरिथमिक लैंग्वेज, लिस्प लिस्ट प्रोसेसिंग, कोबॉल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, कोई बात नहीं, आगे भी हमें पढ़ना है, टेंशन मत ले लो। उसके बाद चलो, उसके बाद लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद एप्लीकेशंस। सेकंड जनरेशन की एप्लीकेशंस ये है कि वो कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल हुए। ये आप भूलना चाहे तो भूल, याद रखना चाहते हो तो याद रखो, कोई जरूरत नहीं, लेकिन हाँ याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 64 से लेकर 71 तक चला। पहले वैक्यूम ट्यूब्स आए, स्विचिंग डिवाइस, फिर आए स्विचिंग डिवाइस ट्रांजिस्टर्स, फिर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स एक ही चिप पे आए, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, इसमें सेकंड में ट्रांजिस्टर्स आए, लेकिन बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स एक ही चिप पे आए, उन्हीं को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स एक ही चिप पे। ये जो ट्रांजिस्टर्स एक ही चिप पे है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये चिप बनी होती थी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से, SI लिखा है यहाँ पे, सिलिकॉन चिप होती थी। इस बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स जो एक ही चिप पे होते थे उसको बोलते थे चिप या माइक्रोचिप। याद रखना, चिप या माइक्रोचिप किस जनरेशन में आया? थर्ड जनरेशन में। चिप या माइक्रोचिप का दूसरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इस इंटीग्रेटेड सर्किट पे बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं कि ट्रांजिस्टर्स होते हैं, सर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। किसने इसको डिस्कवर किया? याद रखना, किल्बी ने, KILBY। किसी किसी जगह लिखा है किल्बी एंड नॉइसी, लेकिन याद रखना किल्बी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। किल्बी ने इसको डिस्कवर किया। अब किल्बी ने इसको इन्वेंट किया। अगर दोनों नाम थे तो दोनों नाम दे दो, अगर A एंड B था अलग अलग, नीचे था AB, बोथ A एंड B, तो बोथ A एंड B दे दो। तो किल्बी ही अगर अकेला था तो किल्बी ही, किल्बी एंड नॉइस ने इसको, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आपको ये याद रखना है कि यहां पे भी सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है, लेकिन फर्क एक दो जगह है। मैग्नेटिक कोर ऊपर था, प्राइमरी मेमोरी यहां पे भी है। मैग्नेटिक डिस्कस था, सेकेंडरी मेमोरी यहां पे भी है। लेकिन मैग्नेटिक डिस्कस के साथ साथ यहां पे ये भी लिखा है मैग्नेटिक टेप भी इस्तेमाल हुए थर्ड जनरेशन में एज सेकेंडरी मेमोरी। ऊपर 10 माइक्रोसेकंड लगते थे, नीचे 100 नैनो सेकंड लगे। आप बोलोगे सर 10 है, स्पीड बहुत जबरदस्त है, यहां पे 100 सेकंड्स, सर इतना ज्यादा स्पीड। अरे यहां पे नैनो लिखा है, नैनो सेकंड मतलब बहुत कम स्पीड। नैनो सेकंड होता है 10⁻⁹, वो होता है 0. वो होता है 10⁻⁹ नैनो, मतलब 80 10⁻⁹ मतलब 80 फिर 1, इतने सेकंड पॉइंट के बाद बहुत कम टाइम लेता है, बहुत ज्यादा स्पीड। वही तो मैंने बोला ना, ऊपर से नीचे तक जब आप पढ़ोगे तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। टाइम शेयरिंग था यहाँ पे रियल टाइम शेयरिंग। रियल टाइम मतलब एक का अगर यहाँ पे 3 मिनट 3 सेकंड था, बी टास्क का यहाँ पे 5 सेकंड था ऊपर, तो ऊपर नीचे कुछ सेकंड्स ऊपर नीचे हो सकते थे। लेकिन रियल टाइम का मतलब 3 है तो 3 ही सेकंड लगेंगे। एग्जैक्ट टाइम में कंप्यूटर
एग्जैक्ट टाइम में कंप्यूटर अपना टास्क कंप्लीट करेगा। ये भी मल्टीटास्किंग था या मल्टी प्रोग्रामिंग था? मल्टी प्रोग्रामिंग होती है मल्टीटास्किंग, मतलब बहुत सारे टास्क एट अ टाइम। ठीक है, ओके। अब आपको समझना है ये जो थर्ड जनरेशन है इसमें लो लेवल, मैंने आपको अभी बोला ना ऊपर, यहां पे असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज हुई और थोड़ा सा, सॉरी, लो लेवल लैंग्वेज भी यूज हुई और थोड़ा सा हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज हुई। लेकिन उसके बाद जो थर्ड जनरेशन है उसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुए। कौन कौन सा? बेसिक, पास्कल और सी प्रोग्रामिंग जो आपने सुना वो लेटर स्टेज में आया, वो 1971 के आसपास ही आया। बेसिक की फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। पास्कल का फुल फॉर्म कुछ भी नहीं है क्योंकि ये ब्लेसी पास्कल के नाम पे आया ये पास्कल, और सी लेटर स्टेज में आता है। ठीक है, आप कह सकते हो थर्ड जनरेशन की लेटर स्टेज में सी आता है। हाँ, एक बात तो यहां पे मैंने लिखी, जगह नहीं थी इसमें, आईसी बनाने थे, मतलब बहुत सारे ट्रांजिस्टर, तो डिफिकल्ट मैन्युफैक्चरिंग था इन कंप्यूटर्स के स्विचिंग डिवाइस का, याद रखना, इन कंप्यूटर्स के स्विचिंग डिवाइस का डिफिकल्ट मैन्युफैक्चरिंग था। ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की वजह से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कॉमर्शियल पता है ना भाई, कॉमर्स के लिए, ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ज्यादा ये इस्तेमाल हुआ। डाटाबेस मैनेज करना भाई, डाटा रखना एम्प्लॉयज का, जो अकाउंटेंसी में यूज होता है डाटा वाटा रखना, वो या रखना अकाउंटिंग करने के लिए, बहुत सारी चीजें। इसके भी एग्जाम्पल याद रखना चाहते हो तो रखो, नहीं रखना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन फिर से बोलूंगा, इसके एग्जाम्पल नहीं बोलना भाई, इसके एग्जाम्पल नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना। ओके, उसके बाद फोर्थ जनरेशन जो है उसमें खास क्या हुआ, 1971 से 85 तक चला। खास ये बात है फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स का जन्म हुआ, माइक्रो प्रोसेसर्स वजूद में आए, और माइक्रो प्रोसेसर्स में यही आईसीज, जैसे आपने ऊपर देखा ना, ट्रांजिस्टर्स बहुत सारे बनाते हैं आईसीज, बहुत सारे आईसीज मिलके बनाते हैं, जब एक ही चिप पे होंगे बहुत सारे आईसीज, उनको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। सिंपल है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर आईसीज बनाते हैं, बहुत सारे आईसीज बनाते हैं माइक्रो प्रोसेसर, और बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स बनाएंगे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल या अल्ट्रा लार्ज स्केल, सॉरी अल्ट्रा या सुपर, पढ़ेंगे। स्विचिंग डिवाइस में माइक्रो प्रोसेसर वजूद में आया, बहुत सारे आईसीज उसके ऊपर थे, इसको बोलते थे आईसीज ही, इंटीग्रेटेड सर्किट ही, मगर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। जो उसके बाद आए ना उसको बोलते हैं बहुत ज्यादा, ये तो माइक्रो प्रोसेसर एक है, बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर एक ही चिप पे लगाना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट ही। आया इंटीग्रेटेड सर्किट ही, मगर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट पढ़ेंगे। फोर्थ जनरेशन की स्टोरेज सेमीकंडक्टर मेमोरी आई, याद रखना सेमीकंडक्टर मेमोरी फोर्थ जनरेशन में आई, और बाकी मेमोरी भी यूज होती थी। 10 पिको सेकंड स्पीड थी। अरे भाई पिको सेकंड हो गया 10⁻⁻12, मतलब पॉइंट के बाद 11 जीरोस फिर 1.0001 सेकेंड्स, बहुत ज्यादा स्पीड, बहुत ज्यादा तेज प्रोसेसिंग स्पीड। ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज यहां पे होता था वो रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज होता था। मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, फिर क्या फर्क है सर? ऊपर भी आपने यही सेम बोला, रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, फिर फर्क तो ये है भाई, फर्क ये है, इन दोनों में फर्क ये है, यहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था। यहां पे भी आप लिखना अपने नोट पे, यहां पे भी सेम ही ऑपरेटिंग सिस्टम, मगर जो यूज हुआ वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ। वो क्या होता है कैरेक्टर? इसमें कैरेक्टर बाद में ग्राफिकल। वो क्या होता है? आज जो आप कंप्यूटर चलाते हो ना वो है ग्राफिकल, जो पहले कंप्यूटर चलते थे ना वो है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जैसे कि उनपे चलता था ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS, उनमें क्या होता था कैरेक्टर। आज आप कॉपी करते हो, जरा आज आप एग्जिट करते हो कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, क्या करते हो? सीधे बटन दबाते हो तो एग्जिट हुआ, या ऊपर कोने में लैपटॉप पे होता है क्रॉस, वो दबाते हो तो खत्म हुआ। लेकिन जो ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आज आप करते हो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आज अब ये जो फोर्थ जनरेशन में आया, ये थर्ड जनरेशन में जो है वो आप पहले करते थे, पहले कंप्यूटर्स में होता था, जैसे MS DOS कमांड्स आपने सुने ना, वो क्यों है? वो इसीलिए है। देखो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, जो आप ऊपर क्रॉस करते हो वो आज का है, लेकिन पहले क्या करना पड़ता था? ऊपर कुछ नहीं था, एग्जिट लिखना पड़ता था, टाइप करना पड़ता था, कैरेक्टर को टाइप करना पड़ता था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसी तरह डेट आज आप ढूंढोगे तो ऊपर नीचे कहीं लिखा होगा, तो डेट आपको लिखना पड़ता था, टाइप करना पड़ता था, तब डेट आपको सामने आता। एग्जिट आपको टाइप करना पड़ता था।
इरेज आपको टाइप करना पड़ता था, कॉपी अगर कुछ ना तो कॉपी टाइप करना पड़ता था, फिर वो चीज कॉपी होती थी। ग्राफिकल यूजर सॉरी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एमएस डॉस कमांड्स में हम ये पढ़ेंगे सब कुछ। एमएस डॉस जो कंप्यूटर काम करता था कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे। आज क्या है, आज ग्राफिकल है। ग्राफिकल मतलब आपके सामने इमेज होती है, आप कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, क्रॉस करते हो, पॉइंटिंग डिवाइस करते हो, इनमें सिर्फ कीबोर्ड लगा होता है, आप कुछ टाइप करोगे बात खत्म। लेकिन आज माउस भी होता है, आप पॉइंट डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो किसी शक्ल पे, किसी इमेज पे। यहां पे लिखना पड़ता था कुछ, इमेज, फिर इमेज चढ़ती, सब कुछ कीबोर्ड से होता था। लेकिन आज आप स्क्रीन पे जाके डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यही फर्क थी। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो ग्राफिकल, बाकी तो ये सेम ही लिखा है थर्ड जनरेशन वाला, लेकिन आया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब जो कि ग्राफिक्स, कैरेक्टर ही सिर्फ नहीं, कीबोर्ड तो चलता है, वो तो चलेगा, कैरेक्टर भी चलते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी है, लेकिन खास क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के साथ साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया। ओके, अब फोर्थ जनरेशन में GUI आया, ठीक है। जो फोर्थ जनरेशन में लैंग्वेज यूज हुई वो है C और C++, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में जो ये चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती हैं। देखो, फोर्थ जनरेशन की एप्लीकेशन है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नॉलेज, शेयर करेंगे नॉलेज, नेटवर्किंग, इंटरनेट सिस्टम। फोर्थ जनरेशन एप्लीकेशन है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नॉलेज एक दूसरे के साथ, इंटरनेट आया, नेटवर्किंग आई, और कुछ चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इसी स्टेज में आया, क्योंकि मैंने आपको बोला ना फोर्थ जनरेशन को बोलते हैं, अरे इस जनरेशन को बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर जनरेशन भी, ये भी याद रखना, क्योंकि इसी स्टेज में माइक्रो प्रोसेसर आया। दुनिया में पहला माइक्रो प्रोसेसर जो आया उसका नाम था इंटेल 4004, 1971 में आया। टेड हॉफ ने इसको इन्वेंट किया, 1971 में ही आया है, स्टार्टिंग में ही। ओके ओके, और आपको ये याद रखना है कि इसी जनरेशन में जो आप पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हो ना, वो इसी जनरेशन में आए। पीसीज, एप्पल सेकंड इसी जनरेशन में आए। लेकिन पीसी एप्पल सेकंड को भी छोड़ो, लेकिन याद रखने वाली चीज ये है, और अब ये है, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है क्रे, 1976 में आया। उसको क्रे रिसर्च ने इन्वेंट किया, एक अमेरिका की एक कंपनी है क्रे रिसर्च, समझ आया ना। तो ये भी फोर्थ जनरेशन में ही आया। दो चीजें इंपॉर्टेंट है फोर्थ जनरेशन के लिए, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे इसी जनरेशन में, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 इसी जनरेशन में। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ऊपर बोला था आपको, बड़े थे, देखो ना, जो पहले वाले जनरेशन थे बड़े थे, बाद में छोटे, पहले पोर्टेबल नहीं थे, बाद में पोर्टेबल हुए। पोर्टेबल मतलब मूवमेंट कर सकते हो, जब छोटे हो तो आप मूवमेंट कर सकते हो कंप्यूटर की। पहले हीट ज्यादा लेते थे, बाद में कम, बाद में पावर कम लेते हैं, बाद में फास्ट काम करते थे, बाद में चीप सस्ते थे, बाद में फैन लगा हुआ था, AC नहीं लगता था, बाद में सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग के साथ साथ पैरेलल प्रोसेसिंग भी होती थी कंप्यूटर्स की। ओके, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि आज चल रहा है 1958 से, और आगे भी चलेगा क्योंकि ये अंडर डेवलपमेंट है। इसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हैं, उसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल या सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। याद रखना, इसमें जो मेमोरी यूज होती है, हो जाएगी आगे भी, उसको ऑप्टिकल मेमोरी बोलते हैं। ऑप्टिकल मेमोरी पे ज्यादा काम चलता है, जैसे कि ऑप्टिकल डिस्क्स और बाकी डिस्क्स। और ये भी याद रखना, प्रीवियस मेमोरी इंटीग्रेशन के साथ साथ चलती है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कोशिश करता है कि सारी पुरानी मेमोरीज को साथ साथ मिला के, ऑप्टिकल मेमोरीज को साथ साथ मिला के मेमोरी का जबरदस्त एफिशिएंट यूज हो जाए, ठीक है। स्पीड जो है वो है ऊपर तो लिखा था 10 पिको सेकेंड्स, यहां पे लिखा है 10 फेम्टो सेकेंड्स तक स्पीड एक्वायर करने की कोशिश है फिफ्थ जनरेशन में। ये फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की स्पीड शायद नहीं आएगी क्योंकि बुक्स में ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन याद रख सकते हो आप 10 फेम्टो सेकेंड। फेम्टो सेकेंड होता है 10 रेज पर माइनस 15 सेकेंड्स, पॉइंट के बाद 14 जीरोस, फिर 1 सेकेंड, पॉइंट 0.001 सेकेंड, इतना टाइम है इसका प्रोसेसिंग स्पीड, मतलब बहुत कम टाइम स्पीड है। मतलब आगे जितने भी जनरेशन आते हैं तो स्पीड बढ़ती रहती है। यहाँ पे जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसको बोलते हैं नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, KIPS भी उसको बोलते थे। और याद रखना कि जो लैंग्वेज यूज होती है इसमें वो है जावा, प्रोलॉग। ये प्रोलॉग जावा ये फुल नेचुरल लैंग्वेज की तरफ दौड़ रहे हैं। फुल नेचुरल लैंग्वेज मतलब नेचुरल लैंग्वेज, जैसे पहले 000 लिखना पड़ता था, फिर कंप्यूटर समझता था, मशीन लैंग्वेज, फिर असेंबली लैंग्वेज में थोड़े थोड़े कैरेक्टर डाल सकते थे आप,
फिर हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत कुछ डाल सकते थे। अब नेचुरल लैंग्वेज मतलब डायरेक्टली आप बोलो, कंप्यूटर को जबान से वो सुनना चाहिए। जैसे रोबोट, रोबोट को आप हाई बोलते हो, वो बोलता है हेलो, कैसे हो, वो बोलता है ठीक है। आप बोलते हो चाय पियोगे, जैसे आपने देखा होगा रोबोट टीवी पे काम करता है, कैसे आंसर देता है। इतना ही नहीं, फेस रिकॉग्निशन आप दिखाते हो मोबाइल या किसी वो ना, वो देखा ना आपने फेस या वॉइस रिकॉग्निशन, मोबाइल में भी होता है रिकॉग्निशन, वो कैसे रिकॉग्नाइज करता है आपका फेस वॉइस। यही है नेचुरल लैंग्वेज, मतलब आपकी भाषा कंप्यूटर को समझाना। फिफ्थ जनरेशन का टारगेट यही है कि नेचुरल लैंग्वेज फुल समझे कंप्यूटर। आप उसको कुछ बोलो काम जबान से, वो उसको समझे। तभी तो इसकी एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। कंप्यूटर को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट इतना बनाना, नॉलेज इतना उसको देना, इंफॉर्मेशन देना, ताकि वो आपकी लैंग्वेज समझे, आपके साथ बातचीत कर सके, इंसान की तरह बिहेव करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल्स है रोबोटिक्स, बायोमेट्रिक, फेस वॉइस रिकॉग्निशन जो आपने देखा है। बायोमेट्रिक जो होती है अटेंडेंस, फेस रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन, ये सारा कंप्यूटर कैसे समझता है? क्योंकि उसको इंटेलिजेंट बनाया गया है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाई गई है। अब कुछ फैक्ट्स, वो ऊपर देख रहे थे आपने, फोर्थ जनरेशन में वर्ल्ड के बारे में। अब है फिफ्थ जनरेशन में इंडिया के बारे में। याद रखना, फिफ्थ जनरेशन में इंडिया ने बहुत कुछ किया हुआ है। देख लीजिए, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है नाम सुपर कंप्यूटर का, वो भी आया फिफ्थ जनरेशन में 1990 में। इंडिया का पहला कंप्यूटर 1986 में बना, परम 8000 से पहले ही 1986 में बना, उसका नाम था सिद्धार्था, वो भी फिफ्थ जनरेशन का ही पार्ट है। इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो कि 2018 में तैयार हुआ, प्रत्युष, वो भी फिफ्थ जनरेशन में ही बना।